जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क न लेना। दोस्तों, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, सही समय पर सही रिस्क लेने की कला आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं हूं मेहुल और आप देख रहे हैं बुक सम, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट और सबसे लाइफ चेंजिंग बुक्स का डीप और आसान सार। आज हम कवर करने जा रहे हैं द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और एक्सप्लोरर रिचर्ड हैरिस ने लिखा है। ये किताब बताती है कि कैसे दिमाग रिस्क को प्रोसेस करता है, हम क्यों डरते हैं और कैसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी से स्मार्ट रिस्क लेकर सफलता हासिल की जा सकती है। रिस्क लेने से पहले दिमाग में चलने वाली छुपी हुई साइकोलॉजी, सफल लोगों का रिस्क लेने का सीक्रेट फॉर्मूला और वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको डर से आजाद करके मौके पकड़ना सिखाएंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं, रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हां, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं बल्कि लाइफ बदलने वाला नॉलेज शेयर करते हैं। चैप्टर 1, हेवी मेटल। सन 2018 में थाईलैंड की एक छोटी सी फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के 12 बच्चे और उनका कोच एक अभ्यास मैच के बाद पास की थाम लुआंग नामक गुफा को घूमने के लिए निकलते हैं। यह गुफा स्थानीय लोगों के लिए जानी पहचानी थी, लेकिन बारिश के मौसम में खतरनाक हो जाती है क्योंकि पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है। उस दिन भी मौसम में बदलाव शुरू हो चुका था, लेकिन बच्चों को अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी स्थिति में फंसने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू मिशनों में से एक बन जाएगी। धीरे धीरे बारिश का पानी अंदर घुसने लगा और बच्चों के बाहर आने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरी दुनिया की निगाहें इस घटना पर टिक गईं। गुफा के अंदर का अंधेरा, ठंडा पानी, कीचड़ और ऑक्सीजन की कमी सब मिलकर एक घातक माहौल बना रहे थे। यहां से कहानी शुरू होती है, जिसमें डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस जैसे गुफा गोताखोर और मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। हैरी हैरिस सिर्फ एक प्रोफेशनल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि दुनिया के बेहतरीन केव डाइवर्स में से एक थे। उन्हें और उनके साथी क्रेग चैलन को इस मिशन में बुलाने का कारण सिर्फ उनकी डाइविंग स्किल नहीं थी, बल्कि उनका शांत दिमाग और दबाव में सही फैसला लेने की क्षमता थी। गुफा के अंदर हालात इतने मुश्किल थे कि किसी भी बच्चे को सुरक्षित बाहर लाने की संभावना बेहद कम मानी जा रही थी। पानी का बहाव तेज, रास्ता लंबा, अंधेरा पूरी तरह और हर मोड़ पर तंग सुरंगें, ये सब किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी थे। ऊपर से बच्चों की उम्र कम थी, वे तैरना नहीं जानते थे और इतने लंबे समय तक अंधेरे और डर में रहने के कारण मानसिक रूप से कमजोर हो चुके थे। हैरिस ने एक ऐसा प्लान सुझाया जो बेहद रिस्की था। हर बच्चे को हल्के बेहोशी के इंजेक्शन देकर पानी के नीचे गोताखोरों के साथ बाहर लाना। मेडिकल और डाइविंग दोनों दुनिया में यह तरीका पहले कभी नहीं अपनाया गया था, क्योंकि अगर बीच में ऑक्सीजन मास्क हटा या बेहोशी का असर गड़बड़ाया तो बच्चा तुरंत मर सकता था। फिर भी ये एकमात्र तरीका था जिससे उनकी जान बच सकती थी। रेस्क्यू का दिन आया और माहौल में खामोशी के साथ साथ डर भी था। हर गोताखोर जानता था कि एक छोटी सी गलती बच्चे की जान ले सकती है और मिशन को खतरे में डाल सकती है। हैरिस ने खुद बच्चों को एक एक करके बेहोश किया, मास्क पहनाया और फिर गोताखोरों ने उन्हें पानी के नीचे ले जाना शुरू किया। रास्ते में कई बार इतना तंग हिस्सा आता कि बच्चे का शरीर और गोताखोर के बीच मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर की दूरी रहती। पानी इतना मटमैला था कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी उंगलियां दिखाई नहीं देती। हर कुछ मीटर पर गोताखोर बच्चे के मास्क को चेक करते कि ऑक्सीजन सही मिल रही है या नहीं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई और हर सफर कई घंटों तक चलता। बाहर इंतजार कर रहे लोगों के लिए हर मिनट भारी था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला बच्चा जिंदा आएगा या नहीं। हैरिस के मन में भी यह डर था कि अगर एक भी बच्चा रास्ते में मर गया तो शायद उन्हें अपनी जिंदगी भर इस मिशन का दोष उठाना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। आखिरकार कई दिनों की लगातार मेहनत और दुनिया भर के गोताखोरों, सैनिकों और डॉक्टरों की टीम वर्क से सभी 12 बच्चे और उनका कोच सुरक्षित बाहर आ गए। ये मिशन न सिर्फ तकनीकी रूप से कठिन था,
बल्कि नैतिक और मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। डॉ हैरिस को उस साल ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड और दुनिया भर में सम्मान मिला, लेकिन उनके लिए असली इनाम था हर बच्चे की मुस्कान और यह संतोष कि उन्होंने एक लगभग असंभव मिशन को संभव बना दिया। हैवी मेटल का मतलब यहाँ सिर्फ गोताखोरी का कठिन काम नहीं था, बल्कि वह मानसिक ताकत थी जो खतरे, डर और जिम्मेदारी के पहाड़ के नीचे भी स्थिर रही। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम ही सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है, लेकिन इसके लिए ठंडे दिमाग, सही टीम और हार न मानने वाली हिम्मत चाहिए। चैप्टर 2, होममेड सबमरीन। जेम्स कैमरून। यह नाम सुनते ही ज्यादातर लोग हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों टाइटैनिक, एवेटार और उनकी भव्य विजुअल इमेजरी को याद करते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक पहलू ऐसा है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं: गहरे समुद्र की खोज करने का जुनून। कैमरून सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लोरर, इंजीनियर और इनोवेटर भी हैं। बचपन से ही उन्हें समुद्र और अज्ञात दुनिया की तरफ खिंचाव था। वे समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मरियाना ट्रेंच तक जाने का सपना देखते थे। यह ट्रेंच लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, यानी अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दें तो भी उसकी छोटी पानी के नीचे रहेगी। अब तक बहुत कम इंसान वहां तक पहुंच पाए हैं और ज्यादातर ने इसे सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया था। कैमरून के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपने बचपन के सपने को जीने का मौका था। लेकिन इसे पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि एक ऐसे सबमरीन की जरूरत थी जो इतनी गहराई और दबाव सह सके, और वो भी इंसान के कंट्रोल में, न कि रिमोट से। कैमरून ने फैसला किया कि वे एक ऐसा सबमरीन खुद डिजाइन और बनवाएंगे जो उन्हें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में सुरक्षित ले जा सके। लेकिन यह कोई हॉलीवुड सेट का प्रोजेक्ट नहीं था, यह असली इंजीनियरिंग और रिस्क का खेल था। मरियाना ट्रेंच में पानी का दबाव इतना होता है कि हर वर्ग इंच पर लगभग 1000 किलो का बल पड़ता है। यानी अगर सबमरीन का ढांचा जरा भी कमजोर हुआ तो वह सेकंडों में पिचक जाएगा और अंदर बैठे इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा इतनी गहराई में रोशनी नहीं पहुंचती, तापमान बेहद ठंडा होता है, और अगर तकनीकी खराबी आ जाए तो बचाव की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वहां तक कोई और जहाज या गोताखोर नहीं पहुंच सकता। कैमरून ने एक टीम बनाई जिसमें दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर, वैज्ञानिक और डाइविंग एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने एक अनोखा, लंबा और पतला हरे रंग का सबमरीन डिजाइन किया, जिसका नाम रखा गया डीप सी चैलेंजर। यह पूरा प्रोजेक्ट कई साल चला और इसमें करोड़ों डॉलर खर्च हुए। हर हिस्से का बार बार टेस्ट किया गया, क्योंकि एक छोटी सी चूक मौत का कारण बन सकती थी। आखिरकार 26 मार्च 2012 का दिन आया, जब कैमरून अकेले डीप सी चैलेंजर में बैठकर मरियाना ट्रेंच की गहराई की ओर उतरे। ऊपर जहाज पर उनकी टीम और दुनिया भर के न्यूज चैनल्स की नजर थी, लेकिन नीचे जाने के बाद वे पूरी तरह अकेले थे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, अंधेरा घना होता गया और सबमरीन पर पड़ने वाला दबाव बढ़ता गया। हर कुछ मीटर पर वे अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते। अगर कहीं से कोई लीक या क्रैक होता तो ये सफर वहीं खत्म हो जाता। लगभग 2 घंटे बाद वे धरती के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप पर पहुंचे। वहां का नजारा किसी और दुनिया जैसा था। न सूरज की रोशनी, न रंग, बस एक अजीब सी शांति और कुछ खास समुद्री जीव जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे। उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए, वीडियोस शूट किए और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए डेटा रिकॉर्ड किया। लेकिन इस दौरान उनके मन में यह भी था कि अगर वापसी के दौरान किसी भी सिस्टम ने जवाब दे दिया तो उनकी लाश कभी नहीं मिलेगी। करीब 3 घंटे की खोज के बाद कैमरून ने वापसी शुरू की और आखिरकार सतह पर लौट आए। यह मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं था, बल्कि इंसानी जिज्ञासा, साहस और तैयारी की मिसाल भी था। उन्होंने साबित किया कि बड़े सपनों को पाने के लिए आपको अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, और इसके लिए पूरी तैयारी, सही टीम और रिस्क को गहराई से समझने की जरूरत होती है। होममेड सबमरीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली इनोवेशन तब होता है जब आप न सिर्फ सोचते हैं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और जोखिम दोनों उठाते हैं। कैमरून का यह सफर यह भी दिखाता है
कि चाहे आप फिल्म मेकर हों या वैज्ञानिक, अगर आपके भीतर खोजने की प्यास और सीखने का जुनून है तो आप किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, चाहे वह धरती की सबसे ऊंची चोटी हो या सबसे गहरा सागर। चैप्टर 3, फ्री सोलो। फ्री सोलो यह शब्द जितना साधारण सुनाई देता है, असल में उतना ही खतरनाक है। इसका मतलब है पहाड़ की चोटी तक चढ़ना बिना किसी रस्सी, हार्नेस या सेफ्टी गियर के। एक गलत कदम, एक छोटी सी चूक और आप सीधा सैकड़ों या हजारों फीट नीचे। इस दुनिया के सबसे मशहूर फ्री सोलो क्लाइंबर हैं एलेक्स हॉर्नोल्ड। उनका सबसे खतरनाक और मशहूर कारनामा था अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित एल कैपिटान नामक ग्रेनाइट की दीवार पर चढ़ना, जो लगभग 3000 फीट ऊंची है। यानी 3 आईफिल टावर को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो भी इतनी ही ऊंचाई होगी। इस पर फ्री सोलो करना दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। एलेक्स के लिए यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स चैलेंज नहीं था, बल्कि एक मानसिक यात्रा भी थी। वे मानते थे कि फ्री सोलो में असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की होती है, क्योंकि यहां डर, पसीना और मौत की परछाई हमेशा साथ होती है। एलेक्स हॉर्नोल्ड का मानना था कि अगर आपने किसी चीज को बार बार इतनी बार दोहराया है कि वह आपके शरीर की मसल मेमोरी में बस जाए, तो आप उसे खतरनाक माहौल में भी कर सकते हैं। उन्होंने एल कैपिटन की चढ़ाई को लगभग 1 साल तक रस्सी के साथ प्रैक्टिस किया। हर रूट, हर पकड़, हर पत्थर की सतह को उन्होंने याद कर लिया था। उन्होंने एक डायरी में नोट्स भी बनाए, जिसमें लिखा था कि किस जगह पर किस तरह से पैर रखना है, कौन सी पकड़ मजबूत है और कहां हाथ फिसलने का खतरा है। लेकिन तैयारी के बावजूद यह एक ऐसा चैलेंज था जिसमें जरा सी लापरवाही का मतलब सीधी मौत था। यही वह जगह थी जहां रिस्क की मनोविज्ञान सामने आती है। एलेक्स के लिए डर कोई बाधा नहीं था, बल्कि वह एक सिग्नल था कि उन्हें और ज्यादा सतर्क होना है। उन्होंने अपनी मानसिक ट्रेनिंग पर उतना ही काम किया जितना शारीरिक ताकत पर। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और हर रात चढ़ाई के पूरे रास्ते को दिमाग में रिप्ले करना, यह उनकी तैयारी का हिस्सा था। 3 जून 2017 की सुबह एलेक्स हॉर्नोल्ड ने अपने जूते बांधे, हाथों पर चौक लगाया और बिना रस्सी के एल कैपिटन पर चढ़ना शुरू किया। नीचे खड़े कुछ चुनिंदा लोग और ड्रोन कैमरे इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। शुरुआत में सूरज की हल्की रोशनी और ठंडी हवा माहौल को शांत बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता गया। कई जगहों पर उन्हें सिर्फ एक उंगली के सहारे लटकना पड़ा, कहीं पैरों के लिए आधा इंच भी जगह नहीं थी और कहीं उन्हें हवा में लटक कर दूसरी पकड़ तक छलांग लगानी पड़ी। बीच बीच में वे रुककर सांस को नियंत्रित करते, क्योंकि फ्री सोलो में घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन है। नीचे झांकना मतलब दिमाग में मौत की तस्वीर देखना, और यही वह चीज थी जिसे वे पूरी तरह इग्नोर करते थे। 4 घंटे के इस सफर में हर सेकंड एक परीक्षा थी, शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग की स्थिरता की। करीब 3 घंटे 56 मिनट बाद एलेक्स हॉर्नोल्ड ने एल कैपिटन की चोटी पर कदम रखा। उन्होंने बिना रस्सी के दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई को पूरा कर दिया था। यह सिर्फ स्पोर्ट्स की जीत नहीं थी, बल्कि मानव इच्छा शक्ति और मानसिक नियंत्रण की चरम सीमा थी। फ्री सोलो की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली साहस का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि जोखिम को गहराई से समझकर उसकी तैयारी करना है। एलेक्स ने साबित किया कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तैयारी करते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि डर को मिटाना जरूरी नहीं, उसे दोस्त बनाकर उसके साथ जीना और काम करना सीखना ही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 4, ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ बेस जंपिंग। बेस जंपिंग दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। बेस का मतलब है बिल्डिंग, एंटेना, स्पैन, अर्थ, यानी इमारत, टावर, पुल और पहाड़ जैसी ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाना। सुनने में यह सिर्फ स्काई डाइविंग जैसा लगता है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि स्काई डाइविंग में आप हजारों फीट ऊपर विमान से कूदते हैं, जहां आपके पास पैराशूट खोलने के लिए काफी समय होता है। बेस जंपिंग में ऊंचाई बहुत कम होती है, कभी कभी सिर्फ कुछ 100 फीट, इसलिए यहां समय, प्रतिक्रिया और मानसिक नियंत्रण सब कुछ सेकंड के भीतर तय होता है।
इस खेल में एक गलती का मतलब सीधी मौत। इस अध्याय में डॉक्टर हैरिस हमें ऐसे बेस जंपर्स की कहानियों से रूबरू कराते हैं जो मौत के इतने करीब जाकर भी एक अजीब सी शांति और आजादी महसूस करते हैं। और यही जगह है जहां ज़ेन यानी ध्यान और मानसिक संतुलन इस खेल की असली ताकत बन जाता है। बेस जंपिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता है। एक प्रोफेशनल बेस जंपर छलांग लगाने से पहले पूरी जगह का मुआयना करता है, हवा की दिशा, गति, आसपास की बाधाएं और पैराशूट खोलने की ऊंचाई तक का हिसाब। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दिमाग को शांत रखना। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि अच्छे बेस जंपर्स का दिमाग छलांग से पहले पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे किसी ध्यान की अवस्था में। वे अपनी सांस को गिनते हैं, दिल की धड़कन को महसूस करते हैं और पूरे मूवमेंट की कल्पना करते हैं। कूदना, हवा में ग्लाइड करना, पैराशूट खोलना और लैंडिंग। इस तैयारी में कोई जल्दबाजी नहीं होती क्योंकि एड्रेनालिन का ओवरलोड आपको गलतियां करवाता है। ज़ेन का सिद्धांत कहता है मौके पर पूरी तरह मौजूद रहो और बेस जंपिंग में यही आपकी जान बचाता है। कूदने का वह पल जब आप अपने पैरों के नीचे खाली हवा देखते हैं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है, वह कुछ सेकंड के लिए समय को थमा देता है। बेस जंपर का दिमाग उस समय न भविष्य में होता है न अतीत में, वह पूरी तरह अब में होता है। जैसे ही छलांग लगती है, शरीर और हवा के बीच एक संवाद शुरू हो जाता है। हवा आपको धकेलती है, आप अपने शरीर के कोण बदलते हैं और यह खेल चलता है जब तक कि पैराशूट खुल नहीं जाता। लेकिन इसमें एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक ट्रिक भी है। जितना आप मौत के करीब जाते हैं, उतना ही आपको जिंदगी की कीमत समझ आती है। कई बेस जंपर्स कहते हैं कि कूदने का वह क्षण उन्हें जिंदगी में बाकी सब चीजों से ज्यादा जीवंत महसूस कराता है। यह खेल सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक तरह का गहरा आत्मिक अनुभव भी बन जाता है। ज़ेन और बेस जंपिंग की यह जोड़ी हमें यह सिखाती है कि रिस्क को जीतने का तरीका उसे नकारना नहीं बल्कि पूरी तरह अपनाना है, लेकिन समझदारी और तैयारी के साथ। बेस जंपर्स का हर छलांग से पहले का ध्यान, उनका फोकस और हर मूवमेंट की सटीक योजना यह दिखाती है कि सबसे खतरनाक हालात में भी शांति पाना संभव है। यही मानसिक कौशल जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में भी काम आता है। बिजनेस में बड़े फैसले लेने से लेकर व्यक्तिगत रिश्तों में कठिन बातचीत तक रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसके बीच भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं तो आप न सिर्फ बचेंगे बल्कि सफल भी होंगे। इस अध्याय का सार यही है, डर को खत्म मत करो बल्कि उसके साथ नृत्य करना सीखो। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। जोखिम लेना इंसान की फितरत में है। अगर हम इतिहास में देखें तो हमारे पूर्वजों ने नई जगहों की खोज, शिकार, समुद्री यात्राएं और युद्ध सब कुछ रिस्क लेकर ही किया। लेकिन सवाल यह है कि इंसान को जोखिम की तरफ खिंचाव क्यों होता है जबकि उससे जान जाने का खतरा भी रहता है। साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार रिस्क लेने का संबंध हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से है, जिसमें डोपामिन नाम का केमिकल बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और सफल होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हम बार बार वही अनुभव करना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या यहां तक कि रिश्तों में भी बड़े बड़े जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग होता है। कुछ लोग मामूली खतरे से भी घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग मौत के करीब जाकर भी मुस्कुरा सकते हैं। इसका कारण हमारे व्यक्तित्व के प्रकार, बचपन के अनुभव और जेनेटिक फैक्टर्स में छिपा है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों का बचपन सुरक्षित और स्थिर माहौल में बीता है, वे अक्सर रिस्क लेने से ज्यादा डरते हैं क्योंकि उन्होंने खतरे का सामना कम किया है। वहीं जिन लोगों ने शुरू से ही अनिश्चित माहौल देखा है, वे जोखिम लेने में सहज होते हैं। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि रिस्क टॉलरेंस एक मांसपेशी की तरह है। इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो यह मजबूत हो सकती है। इसका मतलब है कि हम अपने डर को धीरे धीरे चुनौती देकर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। रिस्क का सबसे बड़ा दुश्मन है डर।
लेकिन डर अपने आप में बुरा नहीं है। यह एक प्राकृतिक अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाता है। समस्या तब होती है जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़कर हमें पंगु बना देता है। रिस्क लेने वाले सफल लोग डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते और मैनेज करते हैं। वे माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल तैयारी का इस्तेमाल करके डर को कंट्रोल में रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर पहले से हर मूवमेंट की प्रैक्टिस करता है और मन में हर स्टेप की कल्पना करता है ताकि असली चढ़ाई में घबराहट ना हो। साइकोलॉजी कहती है, डर को दोस्त बनाओ, क्योंकि यह आपको सावधान और फोकस्ड रखता है। अगर इंसान रिस्क लेना बंद कर दे तो न नई खोज होगी न तरक्की। रिस्क ही वह ताकत है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। बिजनेस में रिस्क लेना नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी और नए मार्केट्स का रास्ता खोलता है। पर्सनल लाइफ में रिस्क लेना मतलब नई जगह जाना, नए रिश्ते बनाना या करियर बदलना। लेकिन रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं है। असली रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आप खतरे को पूरी तरह समझें, उसकी तैयारी करें और फिर कदम बढ़ाएं। इस अध्याय का सार यही है, रिस्क को दुश्मन मत समझो, बल्कि इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि यही टूल आपके जीवन को रोमांचक, सार्थक और सफल बना सकता है। चैप्टर 6, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ स्टफिंग अप। हम में से ज्यादातर लोग गलती करने से डरते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि गलती मतलब असफलता और असफलता मतलब शर्मिंदगी। लेकिन डॉक्टर हैरिस इस सोच को पलट देते हैं। वे कहते हैं कि गलती करना सिर्फ सामान्य नहीं, बल्कि विकास के लिए जरूरी है। इस अध्याय में वह अपने जीवन के एक ऐसे वाक्य से शुरुआत करते हैं जब उन्होंने एक डाइविंग मिशन के दौरान ऐसा फैसला लिया जिसने लगभग उनकी और उनके साथियों की जान ले ली। यह गलती उन्हें सालों तक याद रही, लेकिन अफसोस के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में, क्योंकि उस घटना ने उन्हें जोखिम के प्रति और भी सतर्क, सोच समझकर फैसले लेने वाला और बेहतर टीम प्लेयर बना दिया। वे बताते हैं, गलतियां आपकी सोचने की क्षमता को तेज करती हैं अगर आप उनसे भागने के बजाय उनका सामना करें। गलती के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को दोष देते रहो और वहीं रुक जाओ, या फिर ठंडे दिमाग से सोचो कि कहां चूक हुई और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। सफल जोखिम लेने वाले लोग हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। डॉक्टर हैरिस इस अध्याय में युवा नाविक जेसिका वॉटसन की कहानी बताते हैं, जिसने अकेले समुद्र में नौकायन करते हुए कई बार गलती की। गलत मौसम का आकलन, उपकरण की गड़बड़ी, रास्ता भटकना, लेकिन हर गलती के बाद उसने अपनी योजना में सुधार किया और अंततः दुनिया की सबसे युवा सोलो सेलर में से एक बन गई। यह कहानी दिखाती है कि गलती सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग टूल है जो आपको और मजबूत बनाता है। स्टफिंग अप का मतलब है किसी चीज को गड़बड़ करना, लेकिन फिर उसे सीख में बदलना। यह मानसिक मजबूती का सबसे अहम हिस्सा है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी गलतियों का सामना करते हैं, उनका दिमाग ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, यानी वे मानते हैं कि क्षमताएं अभ्यास और अनुभव से बढ़ सकती हैं। इसके उलट जो लोग गलती से डरते हैं, उनका दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा रहता है, जहां वे मानते हैं कि उनकी योग्यता तय है और बदल नहीं सकती। डॉक्टर हैरिस लिखते हैं, गलती से भागना, उसे न मानना या दूसरों को दोष देना आपकी सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसके बजाय गलती को स्वीकार करना, उसका विश्लेषण करना और अगली बार उससे बेहतर करना, यही असली रिस्क मैनेजमेंट है। इस अध्याय का संदेश साफ है, गलतियां आपके करियर, रिश्ते और जिंदगी में नए दरवाजे खोल सकती हैं, अगर आप उन्हें सही नजरिए से देखें। बिजनेस में कई बड़ी खोजें और प्रोडक्ट गलती के नतीजे के रूप में बने। पोस्ट इट नोट्स, पेनिसिलिन, माइक्रोवेव, सबकी शुरुआत एक स्टफ अप से हुई। पर्सनल लाइफ में भी एक गलत रिश्ता आपको सिखा सकता है कि सही पार्टनर कैसा होना चाहिए, और एक असफल प्रोजेक्ट आपको यह दिखा सकता है कि अगली बार कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। डॉक्टर हैरिस कहते हैं, अगर आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप कोई नई चुनौती ले ही नहीं रहे। इस सोच के साथ गलती डर का कारण नहीं, बल्कि आपके अगले बड़े ब्रेक थ्रू का संकेत बन जाती है।